तहज़ीब नंबर 20। कोसर जहां आईने के सामने आ बैठी, चेहरे को दुरुस्त करने वाली तमाम अशिया निकाली और मेकअप करने लगी। आंखों में दर्द सिमटा हुआ था और होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट खेल रही थी। इतना मुश्किल काम है चेहरों से इंसानों को धोखा देना, कमाल है। ड्रेसिंग टेबल दरवाजे के ऐन सामने थी। हल्की सी झरी पैदा हुई। शमशीरा बेगम ने मुतजस्सिस निगाहों से अंदर झांका। इसे मसरूफ़ देखकर भी पीछे हो गई। कुछ लम्हे बाहर रुकी, फिर एक बार दोबारा झरी से पैदा हुई अंदर आ गई। मिस्त्री की डली बनी हुई थी। कहने लगी, बहुत देर हो जाएगी बेटा, ज़रा जल्दी हाथ चला लो। हाँ अम्मा, बस अभी उठ जाती हूँ। कोसर जहाँ ने इंतहाई नर्म लहजे में कहा। माँ के चेहरे पर भी आरजुएं तड़प रही थी। गो इन आरजुओं का रंग मुख्तलिफ था। पता नहीं क्यों रहम सा आ रहा था। जल्दी जल्दी मेकअप किया, खड़ी हो गई, बोली, कैसी लग रही हो अम्मा? मुझसे पूछ रही हो बेटा, कैसी लग रही हो? जाओ तस्नीम पर नज़र डालो। शमशीरा बेगम सारे जज्बाती गुज़र आजमा रही थी। लोहा इतना नरम हो जाएगा तसव्वुर भी नहीं था। दूसरा जहाँ आहिस्ता से भी बोली, आसिफ खान तैयार है? हाँ, नीचे तांगे में बैठा हुआ है। शमशीरा बेगम ने जवाब दिया। तुम कितनी देर में आओगी अम्मा? बस बेटी, मैं दूसरा तांगा मंगवा लिया है। जैसे ही तुम्हारा तांगा हीरा मंडी से निकल जाएगा, मेरा तांगा दरवाजे से आ लगेगा और मैं भी पीछे चली आऊँगी। ठीक है अम्मा, अच्छा चलती हूँ। कोसर जहाँ ने बुरका ओढ़ा और दरवाजे से लगे तांगे के पिछले हिस्से में बैठ गई। दोपहर का वक्त था। हीरा मंडी सो रही थी। शाहजी के डेरे पर भी खामोशी तारी थी। इसके सामने से गुजरते हुए कोसर जहाँ ने अहाते के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा और दिल दिल में मुस्कुरा दी। अम्मा ने इतना बड़ा खेल बेकार ही खेला। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर खामोशी से इस तरह निकल जाती तो खामखा इतनी खजालत बर्दाश्त न करनी पड़ती। तांगा सड़कों पर दौड़ता रहा और कोसर जहाँ निकाब की जाली से कुर्बो जवार के मनाजिर देखती रही। शाही मस्जिद का फासला था ही कितना। वो शाही मस्जिद पहुंच गई। फिर चंद लम्हों बाद शमशीरा बेगम का तांगा भी करीब आ गया। शमशीरा बेगम ने तांगे को आगे बढ़ने के लिए कहा। फासले ख़त्म हुए और इसके बाद तांगा जिस कोठी के पास जा रुका। शमशीरा बेगम इसकी शान शौकत देख कर मुँह फाड़ कर रह गई। दिल में न जाने कितनी हसरत आमेज़ दुआएं उभरी थी। बावर्ची से कहने लगी, चलो ज़रा आगे बढ़कर बात करो। बावर्ची आसिफ ने दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा फौरन ही खुल गया। एक लंबे चौड़े बदन का आदमी दरवाजे पर मौजूद था। इसी ने शहजादा सुल्तान का पैगाम शमशीरा बेगम को दिया था। वो एहतराम से इन्हें अंदर ले गया। कोठी की शान शौकत कोसर जहाँ के दिल को भा रही थी। आरजू थी कि काश शहजादा सुल्तान इतना ही दिल का गनी निकले कि ये कोठी इन्हें दे जाए। मुलाजिम ने बुरका उतार कर बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। शमशीरा बेगम ने कोसर जहाँ को हिम्मत दिलाई। घबराना बिल्कुल नहीं बेटा, मैं यहाँ मौजूद रहूँगी, आसिफ बाहर रहेगा। कोसर जहाँ ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। कुछ लम्हों के बाद मुलाजिम आया और बोला, आप अंदर तशरीफ़ ले आइए। इशारा कोसर जहाँ की तरफ था। कोसर जहाँ आहिस्ता से कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शमशीरा बेगम पहलू बदल कर रह गई। दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद मुलाजिम ने कहा, बस सीधी चले जाइए, सामने जो दरवाज़ा नज़र आएगा इसी में जाना है आपको। वो वापस मुड़ा और दरवाज़ा बंद करके शमशीरा बेगम के पास आ बैठा। कुछ ही लम्हों के बाद दरवाजे में शहजादा सुल्तान बाहर निकला। क्या शानदार शख्सियत थी, इतनी आला के देखने से ताल्लुक़ रखती थी। शमशीरा बेगम जल्दी से खड़ी हो गई। शहजादा सुल्तान ने आगे बढ़कर शमशीरा बेगम की तरफ देखा और बोला, आप कैसी हैं शमशीरा बेगम? हुक्म की ग़ुलाम हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, हुक्म पर हाजिर हो गई। हाँ शमशीरा बेगम, अजीब है ये दुनिया और अजीब है ये तमाशे। कभी कभी दौलत के हुसूल के लिए ऐसे ऐसे खेल खेलना पड़ते हैं कि शायद ज़िंदगी भर ज़मीर मुलामत करता रहे। पता नहीं तुम लोग कैसे हो? कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? कोसर जहाँ। वो इस ज़मीन की बेटी नहीं है शमशीरा बेगम, वो तो सुर सागर की जलपरी है। ऐसे हसीन सुर पाए हैं इसने के लोग सोच भी ना पाए। काश साजो संग यकजा ना होते। संगीत की ये बेहुरमती मार रही है। ये नहीं हो सकता शमशीरा बेगम के तुम इसकी आवाज़ फरोख्त करती, इस आवाज़ के मरकज़ को तबाह न करती। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। हमारा काम ख़त्म हो गया शमशीरा बेगम, हमारी ड्यूटी यहाँ तक थी। मैं समझी नहीं, अजीब सी बातें कर रहे हैं आप शहजादा साहिब। शहजादा साहिब, वो फीकी सी हंसी हंस कर बोला, तो फिर किराए के शहजादे हम, बल्कि किराए के टट्टू हैं। नाम तो हमारा शहजादा सुल्तान ही है, मगर कौम के भांड है, दो कुड़ी के भांड। बहरूप बदलते हैं, सवांग बदलते हैं, पैसे कमाते हैं। बदकिस्मती से ख़ानदान हमारा भांडों का ही है। राजा महाराजा और नवाबों को खुश किया जाता है, मगर इस बार हमें
ایک ایسے شخص کو خوش کرنا پڑا ہے جو کسی کی عزت کے در پہ ہے۔ اے بھیا کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شمشیرہ بیگم اندر سرخ امال ہو رہے ہیں۔ کیا کریں، سنگیت سے واقفیت رکھتے ہیں، اس کی بلندی کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے کوثر جہاں کو سنا ہے، پہلے تو ہم خوشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اب ہمارے دل میں کچوکے پڑ رہے ہیں۔ وہ اپنی خوشی سے نہیں آئی ہوگی، اسے تو کسی اور نے بلایا ہے ہمارے ذریعے۔ کیا؟ کس نے؟ شمشیرہ بیگم کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شہزادہ سلطان نے دکھ بھری نگاہوں سے شمشیرہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، راجہ شرافت علی کو تو جانتی ہے نا آپ؟ ہاں کیوں نہیں، وہ اندر موجود ہیں، انہوں نے ہم سے یہ ناٹک کرایا ہے۔ یہ کوٹھی، ہائے غضب، یہ غضب، ہائے کہاں ہے میری بچی، ہائے کیا ہو رہا ہے؟ بس کریں، شہزادہ سلطان نے کہا، اور شمشیرہ بیگم اس دروازے کی جانب بھاگی جسے باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اے مرو تمہارا ستیہ ناس، میری بچی کیا ستم ہو رہا ہے اس پر، اے دھوکہ دیا گیا ہے، ہائے ہائے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہائے دھوکہ۔ شمشیرہ بیگم معمول کے مطابق بیان کرنے لگی۔ دوسری طرف کوثر جہاں نے اس عالیشان کوٹھی میں داخل ہوتے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اسے احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ کرتی رہی ہے اور شاہ جی نے اس سلسلے میں جس طرح مداخلت کی ہے وہ شمشیرہ بیگم کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک کا ماحول اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ ایک رات نہ آ جاتی جو اجنبی کے ساتھ گزاری تھی تو اب تک شاید کوثر جہاں ملک کے گوشے گوشے میں دھوم مچا چکی ہوتی، لیکن وہ آیا اور چلا گیا اور دل پر ایک ایسا نقش چھوڑ گیا جو مٹائے نہ مٹتا تھا۔ اب تو بہت سال گزر چکے تھے، لیکن کوثر جہاں کوششوں کے باوجود نیلی آنکھوں کے سیر سے آزاد نہیں ہو سکی تھی۔ بہرحال وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہ شہزادہ سلطان کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے غالباً بند ہو چکے تھے، لیکن ایسے دروازے کوثر جہاں کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ البتہ جب سامنے کے دروازے سے ایک شخصیت اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے کوثر جہاں کا دل لرز گیا۔ بھلا راجہ شرافت علی کو نہ پہچان تھی؟ راجہ شرافت علی کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، چہرے پر تلوار کی کاٹ جیسا طنز۔ کوثر جہاں بیگم بیٹھو، کہ بیٹھنے کے لیے موزوں جگہ نہیں مل رہی؟ آپ؟ کوثر جہاں نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی راجہ شرافت علی ہمارا نام، غلطی ہوئی، آپ ذرا سی معلومات کرا لیتی ہمارے بارے میں تو کسی پریشانی کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک صاحب شہزادہ سلطان تھے جنہوں نے مجھے یہاں طلب کیا ہے، بھیجا تھا بھائی تمہاری اماں جان کے پاس۔ بات اصل میں یہ ہے کہ طوائف کو طوائف ہی رہنا چاہیے، شریف زادی نہیں بننا چاہیے۔ بھلا رنڈی کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے؟ اس کی پسند تو سونے کا زیور اور کرارے نوٹ ہونے چاہیے، جو بھی دکھائے وہ اس کا محبوب۔ لیکن تم نے عجیب بھی چولا پہن لیا، شریف زادی بن گئی۔ اگر کوئی کوٹھے پر رہے تو اسے اپنا مذاق خود نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ کوٹھوں پر آنے والے ان جیسے نہیں ہوتے، ان میں شریف بھی ہوتے ہیں اور شوقین مزاج بھی۔ اگر کوئی رنڈی شریف زادی جیسے کپڑے پہن کر چہرے پر مکاری پیدا کرے، ان کے سامنے شریف زادی بن کر آئے تو ان کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی۔ یہ تم کوٹھے پر کیوں رہنے لگی کوثر جہاں بیگم؟ آپ سخت ناراض معلوم ہوتے ہیں شرافت علی صاحب، کس نے تربیت دی ہے تمہیں؟ چہرے کی مسکراہٹ کا مصنوعی پن بھی نہیں چھپا سکتی۔ اب آپ ہنسی ہو تو لہجہ نرم کر لیا۔ ایک معیار تو رکھنا چاہیے انسان کو اپنا۔ جن الفاظ میں تم نے اپنے گھر میں ہمارا خیر مقدم کیا تھا وہ لہجہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ کچھ تو جیداری ہے۔ مرد تو خیر مرد ہوتا ہی ہے، لیکن کوثر جہاں بیگم عورت بھی عورت ہوتی ہے۔ عورت اگر عورت نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتی۔ مرد تو خیر ڈھک چھپ جاتا ہے مگر عورت نہیں۔ میں تو تمہیں نہ عورت قرار دیتا ہوں۔ میں عرض کر چکی ہوں کہ آپ سخت ناراض ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس میں میری ہی غلطی ہو، لیکن راجہ صاحب آپ نے جو بہت سی باتیں میرے بارے میں کہی ہیں ان میں ایک غلط بھی نہیں۔ اختلاف تو کروں تو کون سی بات سے کروں؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ شکریہ۔ کوثر جہاں صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، تو وہ شہزادہ سلطان کرائے کا شہزادہ تھا، کرائے کا بادشاہ تھا، کرائے کا ٹٹو، ایک اداکار۔ تم ڈرامے نہیں دیکھتی؟ بس تمہاری نسل کا ایک آدمی تھا، چند پیسوں سے خریدا ہوا، اور یہ خرید و فروخت راجہ صاحب جیسا ہی آدمی کر سکتا ہے؟ بی زندگی گزاری ہے رنڈی بازی میں، ایسے کھیل کھیلا ہے یہ کھیل جیسے لوگ کبوتر بازی کرتے ہیں۔ میں پھر اب راجہ صاحب میں تو حکم کی بندی ہوں، بس کچھ عوامل ایسے ہو گئے تھے، اس وقت کے لہجہ سخت ہو گیا۔ آپ بھی شاید ذہنی طور پر برگشتہ تھے، کسی بات پر ناراض ہوگی اس لیے ذرا غلط سمجھ بیٹھے، مگر آپ نے خوب سنائی کہ وہ شہزادہ سلطان صرف ایک تماشا تھے۔ خوب، جی ہاں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ
जब हम पतंग का धागा तोड़ दें, उस पतंग का जो हमारी मर्जी के बगैर गोता खा जाए, तो फिर आप जानती हैं कि पतंग लूटने वाले अपना हक इस्तेमाल करते हैं। मगर आप कुछ सुनकर हंसी आएगी। कोसर जहाँ बेगम के हमारी तोड़ी हुई पतंग को भी लूटने वाले हमारे नामजद किए हुए लोग होते हैं, क्योंकि इस पतंग की डोर राजा शराफत अली के हाथ में होती है, और जिसे राजा शराफत अली का हाथ छू जाए, इसे कोई और हाथ उस वक्त तक नहीं छूता जब तक कि राजा शराफत अली की इजाज़त ना हो। आप हमारी पसंद थी कोसर जहाँ बेगम। हमने आपको जिस इज़्ज़त से हासिल करना चाहा, आपको वो रास नहीं आई। इतना दे देते आपके कि आप हैरान रह जाती कि आपकी इतनी कीमत हो सकती है। मगर क्या किया जाए, वो आपकी किस्मत में नहीं था, और जो आपके लिए मखसूस किया था हमने, वो दूसरों में बांट दिया, और फिर दूसरों को हमने हक दिया। कोसर जहाँ बेगम, आपकी कीमत अदा कर दी गई है, और अब हमारे इन पतंग लूटने वालों से जो यहाँ आने के बाद आपको लूटेंगे, मिलने आ जाओ भाई, आ जाओ, हिस्सा बांट लो। आ गई है कोसर जहाँ बेगम। कोसर जहाँ का तनफ्फुस तेज हो गया। इस शैतान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ वो कह रहा था वो बहुत खौफनाक लग रहा था। इसने फिर जिद्दोजहद की ओर बोली, राजा साहिब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो क्या वो गलती काबिल माफ़ी नहीं है? आपने मुझे तलब किया है, हाजिर हूँ, लेकिन मेरी तजलील तो ना करें। तजलील? अरे बीवी, तुम्हारी इज्जत ही क्या है जो तुम्हारी जिल्लत हो? हम तो सारे ऐश पूरे कर चुके हैं, एक से एक बुरी ज़ोक हमारे पहलू में आ चुकी है। तुम क्या और तुम्हारी सूरत क्या अपनी उम्र नहीं देखती? वो तो बस तुम्हारी आवाज़ का गुदास था जिसने तुम्हारी शख्सियत को नज़रअंदाज करके हमें तुम्हारी जानिब मुतवज्जो किया था। कमाल है। बहरहाल कोसर जहाँ, आपको ये दिन हर दिन याद आएगा। रातें तो आपकी खैर जैसी होती होंगी, लेकिन आज का दिन आपके लिए एक यादगार दिन होगा। नहीं राजा साहिब, आप जो कह रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं होगा। होगा होगा होगा, जो पहले मुमकिन नहीं हुआ अब होगा, और जिसे आप अब नामुमकिन समझ रही हैं वो भी अभी मुमकिन हो जाएगा। होना तो चाहिए था कि हम आपको यहाँ बुलाते और आपकी नाक चोटी काट कर आपके हाथ पर रखते और धक्के देकर यहाँ से निकाल देते। पहले यही इरादा था, लेकिन हमारे बच्चे हमसे कहने लगे कि नहीं राजा साहिब, आपका झूठा तो खाते रहते हैं, आज वो खा लेते हैं जो आपको पसंद नहीं। हमने कहा चलो यार, खाओ, ऐश करो, और इसके बाद कोसर जहाँ बेगम को कोठी से बाहर निकाल देना, फिर देख लेंगे कि इनके हाथों की लंबाई कितनी है। सज़ा हल्की कर दी कोसर जहाँ बेगम, खुश हो जाइए, वरना जो शक्ल लेकर आप कोठे पर वापस जाती उसे देखकर कुत्ते भी आपकी तरफ मुंह करके न रोते। राजा शराफत अली की आवाज़ में चिंगारियाँ सुलग रही थी और कोसर जहाँ उन आहटों की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। नवाबुद्दीन, रहमत खान और हैदर खान वगैरह अंदर दाखिल हो गए थे। गालिबन शराब पी थी उन्होंने। इनकी आंखों में भूखे कुत्तों जैसी चमक थी, और ये भूखे कुत्ते कोसर जहाँ पर झपट पड़ने के लिए तैयार थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस वक्त वो बेबसी की आखिरी मंजिल में दाखिल हो चुकी थी, और राजा शराफत अली हंसकर ये कह रहा था, ये तीनों देख रही है ना, आप ज़रा इनके जिस्मों को गौर से देखिए, ये सब आपके लिए मखसूस कर दिए हमने। चलो भाई, आज हमसे शर्म कैसी, हम भी तमाशा देखेंगे, राजा शराफत ने कहा। लेकिन इसी वक्त कुछ हुआ। दरवाजे पर पहले ज़ोरदार गड़गड़ाहट हुई, फिर दरवाज़ा खुल गया। शमशीरा बेगम हाँपती काँपती, हाय मेरी बच्ची करती कमरे में दाखिल हो गई। वो सब एक लम्हे के लिए शमशीरा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुए, और कोसर जहाँ बेगम ने मौका गनीमत जाना खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। शमशीरा बेगम भी चीखती हुई इसके पीछे लपकी थी। जो कुछ हुआ था अचानक ही हुआ था। राजा शराफत अली ने घुर्राते हुए कहा, पकड़ो हरामजादी को, पकड़ो इसे, और वो तीनों गर्दिश में आ गए। राजा शराफत अली ने भी दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। इन सब ने शमशीरा बेगम को नज़रअंदाज कर दिया था। शमशीरा बेगम भी बुरी तरह दरवाजे के बाहर की तरफ दौड़ी थी। दरवाजे से बाहर निकली तो उन्होंने कोसर जहाँ को बड़े गेट से बाहर निकलते हुए देखा। तीनों दरिंदे इसके पीछे दौड़ रहे थे। शमशीरा बेगम भी दौड़ती हुई बाहर निकल आई, और जब वो बाहर निकली तो उन्होंने कोसर जहाँ को थोड़े फासले पर मौजूद एक कोठी के गेट से अंदर घुसते देखा। वो दौड़ती हुई अंदर चली गई थी, और ये लोग भी इसके पीछे पीछे थे। खुद शमशीरा बेगम की हालत बुरी हो रही थी। कुर्बो जवार बिल्कुल सुनसान पड़े हुए थे, आसपास कोई मौजूद नहीं था। वो खुद भी इस कोठी के अंदर दाखिल हो गई। कोसर जहाँ बुरी तरह भाग रही थी और उन लोगों के हाथ नहीं आई थी। इसके दांत भींचे हुए थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। अजीमुशान कोठी थी, बहुत वसी लॉन बना हुआ था,
जिस पे फूल खिले हुए थे। चंद अफराद इन फूलों का जायजा ले रहे थे। भागने की आवाज़ सुनकर उन्होंने पहले पीछे पलटकर देखा। गालिबन कोठी के मकीन थे। हैरानी से इन लोगों को देखते रहे। कौसर जहाँ ने भी इन लोगों को देखा तो एक लंबा चक्कर काटकर इनकी तरफ दौड़ पड़ी और इनके करीब पहुंच गई। इसका सांस भोंपू बना हुआ था। वो दोनों हाथ उठाकर मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। अलबत्ता जो कुछ देखा, इसे देखते ही जिस्म थर्रा गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। यकीन नहीं आ रहा था कि फरिश्ते इस तरह आसमान से बराह रास्त नीचे उतर आते हैं। सामने खड़े हुए लोग रब नवाज और इसके साथी थे। इकराम भी था। शमशीरा बेगम गेट से सीधी वहीं पहुंच गई। रहमत खान, नवाबुद्दीन और हैदर खान शराफत अली के साथ दौड़ते हुए अंदर पहुंचे थे और फिर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर वो कौसर जहाँ के करीब आ गए और करीब पहुंचकर उन्होंने कौसर जहाँ को बुरी तरह जकड़ लिया। कौसर जहाँ ने बेबसी की निगाहों से शाजी को देखा, जो सर्द निगाहों से इस मंजर का जायजा ले रहे थे। पीछे राजा शराफत अली खान भी दौड़कर करीब आ गया। उठा लो कुतिया की जनी को, मार मार के बेहोश कर दो, चेहरे के नकूश बिगाड़ दो, सर के बाछ नोच दो और कंधे पर लाद कर ले चलो, राजा शराफत अली ने घुर्राए हुए कहा। तब शाजी 2 कदम आगे बढ़े और बोले, अरे ओ चमार की औलादो, किस गदी ने जाना था तुम्हें? हरामी हो, तुम्हारे बाप का घर है, जहाँ दंगा फसाद करने चले आए। शाहजी ने चंद कदम आगे बढ़कर कहा और राजा शराफत अली चौंक कर इसे देखने लगा। फिर बोला, हम माफ़ी चाहते हैं जनाब, लेकिन आप ये कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको पता ही है असल वाक़या क्या है। वाक़या तो हरामी के बच्चे मुझे पता चल ही जाएगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर इसे छोड़ दो। अगर 1 मिनट तो तुमने इसके बदन पर हाथ रखा तो इन हाथों से दोबारा कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे। पता नहीं ये कैसी आवाज़ थी और इस आवाज़ में क्या जादू था कि जिन लोगों ने कौसर जहाँ को पकड़ा हुआ था, इनके हाथ एकदम पीछे हट गए। कौसर जहाँ 2 कदम आगे बढ़ी और साकित हो गई। इकराम अपनी नीली नीली आंखों से नवाबुद्दीन हैदर खान और रहमत खान को देख रहा था। इसके होंठ भींचे हुए थे और आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होती जा रही थी। राजा शराफत अली ने कहा, यह आवारा औरतें हमारी कोठी में घुस आई थी और वहाँ से चोरी करके भागी हैं। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आपसे एक बार भी मुआवजा चाहते हैं कि बगैर इजाज़त आपकी कोठी में घुस आए, लेकिन आपने देखा होगा पहले ये घुसी थी। कुतिया के पिल्ले, शरीफजादा बनने की कोशिश कर रहा हमारे सामने। हरामी, अपनी शक्ल तो संभाल नहीं सका तू। इस शक्ल पर शराफत का नामो निशान है। देखो तुम जो कोई भी हो, बहुत बदतमीजी कर रहे हो। मुझे नहीं जानते तुम कि मैं कौन हूँ। वो सलूक करूँगा कि तुम्हारे साथ एक कोठी भी भूल जाओगे। शाहजी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह, सुना तुम लोगों ने अफजल खान शुमाले, सुना तुम लोगों ने भैया हमारी कोठी में घुसाया ये हरामी और हमें ही गुस्सा दिखा रहा है। इन औरतों को आवारा कह रहा है। क्या लेके भागी है तेरा? तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। बहुत बदतमीजी कर रहे हो तुम। ये तुम्हारा खामोश हुआ जा रहा हूँ, वरना जवाब देता तुम्हें। ए भैया, जवाब में ही मज़ा आता है। चलो बड़ी भी, तुम भी यहाँ आ जाओ। लड़की तुम भी, हम इसका जवाब सुन ले ज़रा। कौसर जहाँ को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। पूरा बदन पथरा कर रह गया था। शाहजी और इसकी कोठी में, साथ में इकराम भी और शाहजी के आदमी भी। लेकिन शमीरा बेगम के बदन में अचानक जुम्बिश हुई। ये तो खैर बात की बात है, इन लोगों की मौजूदगी यहाँ क्या मायने रखती है और इस वक्त ये फरिश्ते बनकर कैसे पहुँच गए। फिलहाल तो राजा शराफत अली से जान छुड़ानी थी। जल्दी से आगे बढ़ी और रब नवाज शाह के पाँव पकड़ लिए। बचाओ शाहजी, हमें बचाओ इन मूजी मारों से। दुहाई है शाहजी, बचा लो हमें इनसे, वरना